मैं शहर में रहा करती थी। मेरी शादी जब से गांव में हुई थी, मेरी ज़िंदगी में अजीबोगरीब वाक़यात पेश आ रहे थे। पहला हादसा तो ये हुआ कि मेरा शोहर मुल्क से बाहर कमाने की गर्ज से चला गया। अब मैं अपने घर में अकेली थी। बड़े ससुराल में मुझे कोई पहचानने वाला, सहारा देने वाला कोई नहीं था। मैं बस अपनी मदद आप चल रही थी। एक रात का जिक्र है, मैं अकेली अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रही थी कि मुझे बाहर किसी के कदमों की आवाज़ आई। ये आवाज़ इतनी वाज़िया थी कि मेरे जहन पर एक खौफ सवार हो गया। उसके बाद मैं सोने लगी, मगर फिर भी मेरा दिमाग खौफ के ज़ेर असर रहा। फजर तक मुझे नींद न आई। उसके बाद न जाने कब मेरी आंख लगी। 1 घंटा सोई होंगी कि सास ने मेरे कमरे का दरवाज़ा बजाया। बहू अभी तक सो रही हो? उनकी आवाज़ सुनकर मैं चौंक पड़ी। मुझे तो सोए हुए 1 घंटा ही हुआ था। मैं आंखें मलती बाहर आई। वो मेरी सुरख आंखें देखकर हैरान रह गई। क्या हुआ है बेटी, सब खैरियत तो है? तब मैंने उन्हें बताया कि रात को किसी के कदमों की आवाज़ सुनकर मैं डर गई थी। हाँ बेटी, ये घर ही इतना बड़ा है कि अच्छे खासे इंसान को डर लगता है। तुम ऐसा करो, कल से अपनी नंद के कमरे में सो जाओ। आखिरकार वो तुम्हारी बहनों की तरह है। सास की ये बात मुझे अजीब सी लगी। अपनी बेटी के बजाय वो उसे मेरी नंद कह रही थी। अच्छा अम्मा, ठीक है, मैं कल से सारिया के कमरे में सो जाऊंगी। मैंने खुशदिली से सर हिलाया और आकर नाश्ता बनाने लगी। अभी तक सारिया सोकर नहीं उठी थी। अम्मा ने उसे जगाया। हम सब ने नाश्ता किया और फिर वो कॉलेज चली गई। दिन भर मैं यही सोचती रही कि हर रात भर वो आवाज़ें किस चीज़ की आ रही थी। मैंने इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया। शाम हुई तो मैं ये बात भूल गई, मगर रात को सोने से पहले मुझे याद आया कि अम्मा जी ने मुझे सारिया के कमरे में सोने का कहा था। मैंने उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। उसने दरवाज़ा खोला। उसके चेहरे पर नागवारी के आसार थे। क्या हुआ भाभी, सब खैरियत तो है? अम्मा जी ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारे कमरे में सो जाऊं। मैंने सारिया से कहा, भाभी मैं आपको अपने कमरे में नहीं सोने दे सकती। मैं रात देर तक पढ़ती हूँ, कमरे की बत्ती जलती रहती है, आपको नींद नहीं आएगी। सारिया की बात पर मैंने उसके हाथ थाम लिए। नहीं सारिया, कोई बात नहीं, मुझे नींद आ जाएगी। मैं हर तरह के माहौल में सो लेती हूँ, बस अपने कमरे में मुझे डर लगता है। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें ज़रा भी डिस्टर्ब नहीं करूँगी। मेरी बात पर सारिया ने एक बार मुंह बना लिया और बोली, ठीक है भाभी, कल से आप मेरे कमरे में सो जाएंगी। नहीं सारिया, कल रात को मैंने अजीब सी आवाज़ें बाहर वाली राहदारी से सुनी। उसके बाद मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं अपने कमरे में जाकर सो जाऊं। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होगी। ये कहकर मैं अपने कमरे में चली गई ताकि अपना बिस्तर वगैरह लाकर सारिया के कमरे में डाल दूं। लेकिन मैं कंबल वगैरह लेकर वापस आई तो सारिया दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं अपने कमरे में जाकर सो गई, मगर रात भर वही होता रहा। अजीब सी आवाज़ें मेरा दिल दहला कर रख दिया। अगली सुबह सास ने पूछा तो मैंने वही शिकायत कर दी। उनसे कहा कि सारिया ने अपने कमरे में मुझे जगह नहीं दी। सास ने सारिया को डांट दिया और बोला, कल से तुम इसे अपने साथ सुलाओगी। अब सारिया के पास कोई बहाना नहीं था। रात को उसके कमरे में मैंने अपनी जगह बना ली और कंबल तान कर सो गई। रात का न जाने कौन सा पहर था कि सारिया को प्यास लगी। उसने मुझे हिलाकर जगाया और बोली, भाभी बात तो सुने, मुझे बहुत प्यास लग रही है। ऐसा करे कि मेरे लिए जाकर पानी का गिलास ले आएं, बहुत प्यास लग रही है, तबीयत में घुटन महसूस हो रही है। सारिया की बात सुनकर मैं फौरन घबरा गई। क्या हुआ सारिया, तुमने रात को क्या खाया था? भाभी डॉक्टर मैं हूँ, आप नहीं, मेरे लिए जाकर पानी ले आए, सारिया ने कहा तो मैं शर्मिंदा से होकर उठ खड़ी हुई। दरवाजे से बाहर जाते हुए मैंने देखा कि सारिया गुस्से भरी निगाहों से घूर रही थी। खैर मैं पानी लेने चली गई। पानी लेकर जैसे ही मैंने दरवाज़ा पर आकर दरवाज़ा बजाया तो ये देखकर हैरत की इंतहा न रही कि दरवाज़ा अंदर से बंद था। सारिया दरवाज़ा खोलो, मैं इस वक्त कहाँ जाऊँगी? मैंने हल्की सी आवाज़ में कहा। मैं घर में ज़्यादा शोर भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए खामोशी से हल्की हल्की दस्तक देती रही, मगर सारिया ने दरवाज़ा नहीं खोला। मेरे तो जैसे खौफ के मारे जान ही निकल रही थी। रात के अंधेरे में घर भी इतना खुला था, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हुए डर लगता था, मगर क्या करती। पूरे 10 मिनट सारिया के कमरे के बाहर खड़ी रही, मगर उसने जवाब नहीं दिया। मजबूरी में डरते डरते अपने कमरे की तरफ बढ़ी। मुझे लग रहा था जैसे कोई मेरे कमरे में पहले से मौजूद हो। मैंने बाहर की राहदारी की रोशनी चलाई, अच्छी तरह अपने कमरे में देखकर अंदर गई और फिर दरवाजे को कुंडी लगाई और बेड पर लेट गई।
काफ़ी देर यूं ही गुजर गई। रात का न जाने कौन सा पहर था कि शोर से मेरी आंख खुल गई। बिल्कुल वैसा ही शोर मुझे अपने कानों में महसूस हुआ तो घबराहट सर पर तारी हो गई। डर के मारे मैं अपने बिस्तर पर ही दबकी रही। काफ़ी देर गुजर गई तो शोर आना बंद हो गया। अब मुझे इत्मीनान था। मैं वापस सोने के लिए लेट गई और सुबह को मेरी आंख खुली, मगर अब मैंने तहैया कर लिया था कि सारिया की इस चालाकी में नहीं आऊँगी। आखिरकार वो मुझे अपने कमरे में सोने क्यों नहीं देती। मैंने ना सास से गिला किया और ना ही सारिया से इस बात का शिकवा किया, लेकिन फिर रहा ना गया तो हल्का सा जिक्र किया तो सारिया उल्टा मुझ पर ही चढ़ दौड़ी। भाभी, रात को मैंने आपको पानी लेने भेजा था, उसके बाद न जाने आप कहाँ चली गई। मैं आपका इंतज़ार करते रह गई। सारिया की बात सुनकर मेरी हैरत की इंतहा न रही। लोग भी कितने मुनाफिक और झूठे होते हैं। खैर क्या कह सकते हैं, मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। अगली रात मैं फिर सारिया के कमरे में सो गई। रात को वही तमाशा हुआ। उसने मुझे पानी के लिए जगाया। मैंने सारिया से वादा लिया कि दरवाज़ा बंद नहीं करेगी, लेकिन उसने फिर वही हरकत की, दरवाज़ा बंद कर दिया और जब मैं आई तो मुझे अपने कमरे में जाकर सोना पड़ा। अब मैंने सोच लिया था कि मैं सारिया को पानी देने नहीं उठूंगी। अगले दिन मैंने खुश असलूबी से काम लिया, सारिया से किसी बात का गिला नहीं किया। इसी तरह दिन गुजर गया। रात को मैं उसके कमरे में सो गई। रात के ठीक 2 बजे उसने मुझे वैसे ही जगाया। बोली कि भाभी, घबराहट हो रही है, मेरे लिए ज़रा पानी तो लेकर आओ। मगर अब की बार मैंने आंख नहीं खोली, सोने की भरपूर अदाकारी की। सारिया मुझे जगाने की कोशिश करती रही, मगर मैंने अब आंख नहीं खोली। वो समझ गई कि मैं उठने वाली नहीं हूँ। फिर उसने मुझे 2-3 बार ऊंची आवाज़ में पुकारा। मैंने जवाब ना दिया तो उसे यकीन हो गया कि मैं सो रही हूँ। तब वो धीरे से बैठी अपने कमरे की अलमारी खोली, जिसकी चाबियाँ वो अपने पास ही रखती थी। उसने एक पोटली निकाली, एक नज़र दोबारा मुझ पर डाली और फिर अपने कमरे की खिड़की खोलकर पहले इधर उधर देखती रही। फिर उसने खिड़की में से छलांग लगा दी और बाहर को चली गई। ये देखकर मेरे तो ठंडे पसीने छूट गए। या खुदाया, ये जवान लड़की रात के वक्त कहाँ जा रही है। इसे कुछ तो मालूम होना चाहिए कि यह घर की इज्जत है। इसके भाई परदेश कमाने गए हैं ताकि अपनी तालीम मुकम्मल कर सके और इसे देखो कि चक्कर चला रही है। एक लम्हे को मेरा दिल चाहा कि मैं जाकर अपनी सास को बताऊं कि सारिया आधी रात को किसी से मिलने गई है, मगर फिर सोचा कि इसमें हम सभी की बदनामी है। पहले मैं सारिया को खुद समझा कर देखूंगी। मैं भी बिस्तर पर लेटी ही थी कि वह दोबारा खिड़की खुलने की आवाज़ आई। मैंने उठकर खिड़की बंद भी नहीं की थी। शायद मैं बहुत डर गई थी और सारिया की वजह से मैं खामोश लेटी रही। देखा तो सारिया कमरे से अंदर आ रही थी। उसने वो गठरी वैसे ही अलमारी में बंद की और फिर चाबी अपने पास रख कर सो गई। मैं खैरत से उसे देखती रही कि सारिया तो बहुत ही दिलेर निकली थी। अब मेरी समझ में आया कि सारिया मुझे रात को पानी के बहाने क्यों बाहर भेजती थी। खैर मैं चुप हो गई। मेरे हाथ में एक सिरा तो आ ही गया था। अगले दिन सारिया के कमरे में सोने से पहले मैंने उसे सख्ती से मना कर दिया कि वो रात को मुझे जगाया ना करे। मेरी नींद में हलचल पड़ता है। अगर पानी पीना है तो खुद जग में डालकर यहाँ रख ले। बल्कि मैंने खुद ही पानी डालकर उसके टेबल के पास रख दिया और अब सारिया के पास कोई बहाना नहीं था कि वो मुझे जगा दे। रात के उस पहर वो अपने बिस्तर से उठी, अलमारी में झांकने लगी। मैं मुकम्मल अलर्ट हो चुकी थी। मेरे कान उसकी आहट पर लगे हुए थे। उसने बिल्कुल वैसे ही खिड़की खोली और बाहर कूद गई। मैं हैरत से उसे जाता देखती रही। फिर मुझसे सब्र ना हुआ और मैं भी धीरे से अपने बेड से उतरी और सारिया की तरह खिड़की से कूद गई। उस खिड़की की ऊंचाई ज़्यादा नहीं थी। ये घर की पिछली तरफ खुलती थी। मेरे पाँव में जूते भी नहीं थे। आसपास के कांटे और छोटी चीज़ें मेरे पाँव में चुभकर इस सफ़र को तकलीफदा बना रही थी। मगर सारिया शायद पहले ही इंतज़ाम करके आई थी, वरना वो इतनी तेज़ रफ्तार न चलती। मैं देख रही थी सारिया काफ़ी तेज़ कदम उठाती आगे की जानब बढ़ रही थी। मैं उसके पीछे पीछे गई, अगरचे मुझे डर लग रहा था। मगर फिर मैंने सोचा, अगर मेरी नंद इतनी दलेर और बहादुर हो सकती है तो मुझे क्या मसला है, जबकि मैं तो हक और सच की तलाश में जा रही हूँ। इस घर की इज्जत बचाना चाहती हूँ। थोड़ी दूर जाकर सारिया ने पीछे मुड़कर देखा, मगर खुदा का शुक्र उसकी नज़र मुझ पर नहीं पड़ी। ये एक पुराना बाग सा था। सारिया ने छोटी सी बार अबूर की और अंदर दाखिल हो गई। वहाँ जाकर उसने न जाने क्या किया। वो ज़मीन पर बैठकर मिट्टी खोदने लगी। मेरे तो पाँव में से जान निकलती महसूस हुई। मैंने और कुछ न किया और उल्टे कदम वहाँ से वापस आ गई।
अब मैं सोचने लगी कि सारिया को काबू कैसे करूं। तभी बैठे बैठे मेरे जहन में एक ख्याल आया। मैं सारिया से सारी हकीकत जानना चाहती थी। क्योंकि घर के सारे दरवाजे बंद होते थे, इसलिए सारिया के आने और जाने का वाहिद रास्ता खिड़की था। मैंने वो खिड़की जहाँ से सारिया निकलकर बाहर गई थी, उसे अंदर से बंद कर दिया और खुद पास ही बैठ गई। मैं सारिया के आने का इंतज़ार कर रही थी। तकरीबन 1-2 घंटे के बाद मुझे सारिया के आने की आहट हुई। मैं चुकन्नी होकर बैठ गई। सारिया ने हल्के से खिड़की खोलने की कोशिश की, मगर खिड़की अंदर से बंद थी। तभी मैंने सरगोशी की आवाज़ में कहा कि सारिया, मुझे तुम्हारी हकीकत का अंदाज़ा हो गया है, लेकिन जब तक तुम मुझे पूरी बात नहीं बताओगी, मैं खिड़की नहीं खोलूंगी। और सुबह तक तुम घर से बाहर रहोगी तो तुम्हारे घर वाले तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, इसका अंदाज़ा तुम खुद ही लगा लो। मेरी बात पर सारिया गुस्से में आ गई। भाभी, तुम पागल तो नहीं होगी? जल्दी दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर आना है, सर्दी लग रही है। सारिया की जल्दी बता रही थी कि वो अभी खौफज़दा है, मगर मैंने साफ इनकार कर दिया। मैं खिड़की नहीं खोलूंगी जब तक वो मुझे सारी बात नहीं बता देती। भाभी, तुम एक बार खिड़की खोलो, अंदर आकर तुम्हें सारी बात बताती हूँ। अब वो मेरी मिन्नतें करने लगी। फिर मैंने उससे कसम ले ली कि वो मुझे सारी बात सच सच बताएगी। तब मैंने खिड़की खोल दी। वो बड़बड़ाती हुई खिड़की से अंदर दाखिल हुई और मुझे गुस्से से देखने लगी। भाभी, खुदा का खौफ करो, तुम मुझ पर शक करोगी? मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ, मैं कोई गलत काम करने नहीं गई थी। ये कहते हुए सारिया अलमारी की तरफ बढ़ी और वही गठड़ी वहाँ रखने लगी। मैंने गठड़ी उसके हाथ से ले ली। तुम मुझे सारी बात बताओ, जैसा कि तुमने वादा किया था, वरना मैं अम्मा जान को सब बता दूंगी। मेरी धमकी पर वो डर गई। अच्छा भाभी, बैठो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। ये कहानी उस वक्त शुरू हुई जब मेडिकल कॉलेज में मेरा पहला साल था। पहले ही दिन लड़कों ने मुझे तंग करने की कोशिश की और आप तो जानती है कि मैं बात बात पर डर जाती हूँ। शायद मेरी यही मासूमियत एक वडेरे के बेटे को पसंद आ गई। बस फिर क्या था, वो तो मेरे पीछे ही पड़ गया। मैंने उससे जान छुड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर मैं जहाँ भी जाती वो मुझे पहले से वहीं खड़ा मिलता। कुछ दिनों के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो शिकारी और मैं उसका शिकार हूँ। अब तो मैं जितनी भी कोशिश कर लेती उससे बच कर ना जाती। एक दिन मैंने उससे मिन्नत की कि खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। मेरे भाई परदेश में हैं, वो मेरे लिए रुपए कमाते हैं, मुझे फीस बेचते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं कॉलेज में आकर ऐसी बातें करूं। मेरी बात पे वो खूब हंसने लगा। मैं तुम्हारी जान छोड़ दूंगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें मुझसे एक मुलाकात करनी होगी ताकि मैं अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकूं। फिक्र ना करो, मैं किसी अकेली तन्हा जगह पर तुम्हें नहीं बुलाऊंगा। एक बड़े से होटल में तुम आ जाओ जहाँ सब लोग खाना खाते हैं। वहाँ मुझसे मिलो, बात करो, मैं तुम्हें अपने दिल का हाल बताऊंगा। मैं तुमको माकूल आदमी ना लगा तो भले मुझे छोड़ देना, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। मुझे उसकी ये तजवीज़ पसंद आई। सोचा कि शायद एक बार वो मुझसे मिलने का ख्वाहिशमंद हो और मुकर्ररा दिन पर मैं उसी होटल में चलेगी जहाँ उसने मुझे बुलाया था। मैं इसलिए भी बेफिक्र थी कि इस होटल में मैं पहले भी जा चुकी थी और अक्सर यहाँ पर 200-300 लोग बैठे होते थे, सो डर वाली कोई बात नहीं थी। मुकर्ररा वक्त पर मैंने मनीब के साथ वहाँ पर पहुँच गई। मैंने मनीब से कहा कि हम नीचे बैठकर बात कर लेते हैं। उसने कहा कि नहीं, हम ऊपर जाकर मिलेंगे। आखिर ऊपर जाकर मैंने देखा तो वहाँ पर पूरा खाल खाली था, एक भी आदमी वहाँ पर नहीं था और दरवाजे पर भी कोई न था। अब मुझे डर का एहसास हुआ। मैंने कहा, मनीब, ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? यहाँ तो कोई भी नहीं है, क्या तुमने ये हॉल बुक करवाया है? मनीब ने हाँ में सर हिलाया और एक शैतानी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई। तुम मुझे इसलिए यहाँ लाए हो? मैंने गुस्से और नफरत से उसे देखा। उसने मुझे आगे बढ़कर रसवा करने की कोशिश की तो मैंने उसके मुंह पर थूक दिया। इस बात पर वो गुस्से से तिलमिला उठा। मैं जल्दी से बाहर भागी। दरवाज़ा खोलकर एक कदम आगे ही रखा था कि उसने मुझे बाजू से खींचकर अंदर करना चाहा। इतने में एक लड़का वहां आ गया। न जाने कैसे वो फरिश्ता बनकर ऊपर आया था। उसने मनीब को गिरेबान से पकड़ा और मुझे उसके तसल्लुत से आज़ाद करवाया। मैं उसकी शुक्रगुजार हुई, उसका शुक्रिया अदा करते नीचे आ गई। मनीब की नीयत पता चलने के बाद मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या इसमें मेरी कोई गलती थी? यही बातें सोचती हुई मैं घर आ गई और उस दिन मेरा कॉलेज में भी दिल न लगा। मैं अपने उस मोहसिन के बारे में सोच रही थी जिसने मुझे मनीब के अजाब से बचाया था। खैर 2 दिन बाद मुझे मालूम हुआ कि वो हमारे ही कॉलेज में पढ़ता है और ये कि उसे मेरे और मनीब के मामलात का भी पता था। तभी वो मेरा छुप कर पीछा करता था। जब ये बात मुझे मालूम हुई तो मैं उसकी बहुत शुक्रगुजार हुई। उसका नाम एहसान था।
میں نے اس سے مل کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ مجھے احسان کی یہ بات بہت پسند آئی کہ اس نے ملنے پر مجھ سے اظہار محبت نہیں کیا اور خاموشی سے میرا حق ادا کر دیا۔ خیر اس بات کی خبر جلد ہی منیب کو ہو گئی اور منیب نے احسان کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ اس کے بس میں ہوتا تو وہ اس کی جان لے لیتا، مگر وہ ایسا نہیں کر سکا۔ یہاں تک کہ ہمارا آخری سال آ گیا اور اب منیب نے اپنی کمینگی دکھانا شروع کر دی۔ پورے سال کی محنت کا اجر ہمیں ملنا تھا۔ جب ہمارے ایک پروفیسر نے احسان کو ایک ایسا تجربہ کرنے کو دیا جس سے ہمارے لیے کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا، اور منیب نے اپنے اثر رسوخ سے ایسا جال بچھایا کہ احسان کم از کم اس تجربے میں فیل ہو جائے اور اسے پروفیسر کے سامنے ذلت اٹھانا پڑے۔ اس تجربے کے لیے ہمیں انسانی ہڈیوں سے ڈھانچہ بنانا تھا جس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں سے ملے گا۔ احسان نے بہت کوشش کی مگر منیب کی وجہ سے یہ بھی ممکن نہ ہوا۔ کالج کے آس پاس اس کی جان پہچان بہت تھی، اس لیے احسان کو ہر بار ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، اور ایسے میں نے اس کا ساتھ دینے کی ٹھان لی کیونکہ اس نے میری ایک ایسے وقت پر مدد کی تھی جہاں پر بالکل میں بے پاس تھی۔ تب مجھے کسی نے بتایا کہ یہاں پاس ہی ایک باغ ہے اور وہاں پر انسانی ڈھانچے اکثر پڑے نظر آتے ہیں۔ اس بات نے مجھے ہمت دی۔ تبھی میں دن کو تو یہ کام نہیں کر سکتی تھی کیونکہ یہ جگہ بھی کالج کے پاس ہے، اور منیب کی نظر پڑ جاتی تو وہ میرے لیے الگ مشکل پیدا کر دیتا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ میں یہ کام رات کے اندھیرے میں کروں گی۔ میں دن کو جگہ کا تعین کر لیتی اور رات کو وہاں پہنچ جاتی۔ آج کچھ آخری چیزیں رہ گئی تھیں جو مجھے مکمل کرنی تھی۔ یہ دیکھو اب سب کچھ پورا ہو گیا ہے۔ اس نے خوشی سے اپنی گٹڑی کھول کر مجھے دکھائی تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے اسے سونے کا کہہ دیا اور خود اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی اور وعدہ کیا کہ میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گی، اور میری نند کی پڑھائی مکمل ہو جانے کے بعد میں نے اپنی کوششوں سے اس کی شادی احسان سے کروا دی، کیونکہ یہ سچ ہے کہ جو لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ان کے درمیان نہیں آنا چاہیے۔